नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड किसी परिचय का मोहताज नहीं है और सालों से जनता के तकलीफों को, उनके मुद्दों को लोगों के सामने लेके आने का काम करता है। आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद आगरा से सटी हुई नगरी है और इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब हैं। एसपी सिंह बघेल साहब बहुमुखी प्रतिभा के धनी आदमी हैं, ये सभी लोग जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग सीधे मुद्दे पे आते हैं और चर्चा करते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत ही अपना कीमती समय निकाल के हमें समय दिया है। सर, आपका बहुत इंडिया न्यूज में स्वागत है। जी नमस्कार। मैं सर आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, पहला सवाल, अभी आप प्रयागराज गए थे, है ना? प्रयागराज में बुलडोजर चल रहा है, लोग पकड़े जा रहे हैं, इनकाउंटर हो रहा है ना? लेकिन घटनाएं जो है, घटनाएं दिन दहाड़े हत्या हुई है उमेश पाल की, गनर की, पुलिस वालों की हत्या हो जा रही है, पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम हुआ है वहां पे। इसमें तो कोई शक नहीं है। आप देखिए जेल में जो है, जेल में बाकायदा जो है अब्बास अंसारी उनकी पत्नी निकहत को जेलर कमरा उपलब्ध कराता है। अरविंद जी, अपराध विहीन समाज कभी नहीं हुआ। जो गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग कहलाता था, उस समय भी अपराध होते थे। जी जी। अपेक्षाकृत पिछली सरकारों की तुलना में योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो है अपराध कम होते हैं, और यदि कोई होता है तो इतिहास गवाह है, 2 दिन में या 4 दिन में या 6 दिन में वो वर्कआउट हो जाता है। ये जो उमेश पाल की हत्या का है, इसका मोटिव केवल एक था कि राजू पाल जिन्होंने अतीक अहमद के भाई को चुनाव हराया था, वो कुछ दिनों में उनकी हत्या कर दी गई थी। उसमें उमेश पाल जो थे वो चश्मदीद गवाह थे और वो गवाही दे रहे थे। वो गवाही ना दें इसलिए एक बार उनका अपहरण अतीक अहमद ने किया, उसका मुकदमा उमेश पाल ने लिखाया। दोनों हियरिंग हो रही थी जी, और मोटिव ये था कि गवाह गवाही ना दे पाए, इसलिए ये हत्या की गई है। तो अब जो वीडियोज आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि लाइव उस समय अगर उसको अब लाइव कह सकते हैं। हाँ, सीसीटीवी में किस तरीके से 13 शूटर, एक तो नहीं 13 शूटर कवरअप के लिए वहां पर थे कि एक आदमी गोली मारे, अगर वो बच जाए तो दूसरा आदमी गोली मारे, तीसरा आदमी गोली मारे। मतलब इस तरह की साजिश। अतीक अहमद जेल में बंद है कहा जा रहा है, उसके गुर्गे जो है उनको जेल में बंद होने का दावा सरकार कर रही है, लेकिन उसके बाद भी इतनी बड़ी साजिश होना। बघेल साहब, मैंने फिर कहा ना कि अपराध जो करता है वो करने से पहले भागने का रास्ता और छिपने का रास्ता देखता है। आप अगला सवाल पूछेंगे कि अपराधी नहीं पकड़े गए, लेकिन कठोरतम कार्रवाई हो रही है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि फ्लोर ऑफ द हाउस पर विधानसभा में उन्होंने इस घटना पर कहा था कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, और मिट्टी मिलाने की श्रृंखला की कड़ी में आप देख रहे होंगे कि एक मौके का अपराधी मारा गया है और दूसरा जिन जिन लोगों का इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में है या डायरेक्ट थे, उनके खिलाफ बहुत भयंकर कार्रवाई हो रही है और हम लोग संतुष्ट हैं। नहीं, प्रयागराज आप जब गए तो क्या किससे किससे मिले आप, किससे किससे बात हुई, और अब क्या निकल के आ रहा है? क्या जो लोग, जो परिवार हैं, जो पीड़ित हैं, वो संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि नहीं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है? उमेश पाल से निजी संबंध है। ये पहली बार मैं उनकी मृत्यु पे नहीं गया हूँ। मुझे लगता है मैं अपने राजनीतिक जीवन में 20-25 बार उनके घर पे गया था। अच्छा? हाँ, 20-25 बार कम से कम। और अभी 2022 के चुनाव में मैं आगरा को पहले सेंटर रख के मैं 7 राउंड में स्टार प्रचारक रहता हूँ, तो यहाँ से लड़ता हूँ मेरठ से। इसके बाद हम जाते हैं लखनऊ के बाद इलाहाबाद के बाद लास्ट बनारस। तो इलाहाबाद मंडल के प्रचार प्रसार में वो मेरे साथ लगातार सारी मंचों पर रहे और उनका इलाहाबाद, कौशाम्बी और उसके प्रतापगढ़ आसपास के जिलों में पाल समाज में पूरा प्रभाव भी था। जी जी। तो उनके घर जाने पर उनकी पत्नी से और उनकी मां से मिला, तो आप एक बात और देखिएगा कि ये जघन्य हत्याकांड के बाद भी ये पहला परिवार है जो आर्थिक मदद नहीं मांग रहा है जी, और सरकारी नौकरी नहीं मांग रहा है, लेकिन हर घटना पर सबसे पहले डेड बॉडी को लेके सड़क पर रख करके आर्थिक ताली बजाने की बात है कि अगर ऐसा भी कोई परिवार है, अभी आपने परिवार में इतनी बड़ी घटना हो गई, आपने एक भी वाइट नहीं देखी होगी।
बल्कि जो दूसरे समाज के लोग होते हैं, सोशल मीडिया के जो बहुत होते हैं, वो अलग अलग मांग करते हैं। उनकी केवल दो मांग है। पहली ये कि उमेश पाल की हत्या के पीछे केवल यह था गवाही न दे पाए जी, और अब उमेश पाल की पत्नी इस वाले मुकदमा में वादी हैं जी। और छोटे छोटे बच्चे हैं। तो उनकी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से केवल यही मांग है कि परिवार की सुरक्षा हो और केस वर्कआउट हो जाए, लोग गिरफ्तार हों और इसके अलावा ऐसे तफ्तीश की जाए कि अदालत से उनको सजा भी मिल सके। ये छोटी सी दो डिमांड है। आपके उमेश पाल जी दोस्त थे, मित्र थे जी। उस नाते एसपी सिंह बघेल की क्या मांग है? नहीं, मैं भी वही मांग कहना चाहूंगा कि उनके परिवार को एक दीर्घकालीन खतरा है, क्योंकि मुकदमे बहुत लंबे समय तक चलते हैं। जी, जी। अभी पूजा राजू पाल वाला भी फाइनल नहीं अब हुआ है। केंद्र में हाँ, और लॉ मिनिस्टर भी हैं, उमेश सर। पाल जिसमें वादी थे वो भी अभी फाइनल नहीं हुआ और ये तीसरा मुकदमा उनके परिवार से संबंधित हो गया जिसमें उनकी पत्नी वादी है। तो सुरक्षा, मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई तो पुलिस कमिश्नर जो हैं शर्मा जी वहाँ प्रयागराज में, उनसे भी बात हुई तो सुरक्षा तो दी जा रही है, लेकिन कोशिश की जाएगी कि ये, हालांकि जुडिशरी का काम है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में या स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई हो, जिससे जल्दी इस मुकदमे का निस्तारण हो सके। बघेल साहब देखिए, अब तो आप कानून से जुड़े हुए हैं, है ना, कानून राज्य मंत्री हैं भारत सरकार में। आपको पता होगा कि मुकदमों को तेजी के साथ निपटाने के लिए किस तरह से सरकार कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है। मुझे आप ये बताइए, आपकी राजनीति को जब हम लोग देखते हैं या कोई भी देखता है ना, तो बहुत दिलचस्प है। मतलब उसका जो सार है ना, हम बायोपिक बननी चाहिए। उसकी इतनी बढ़िया बायोपिक वाकई बन सकती है, हैं? और उसकी कहानी कहेंगे तो मैं खुद ही लिख दूंगा। लेकिन सवाल इस बात का यही है कि आपके जीवन में इतने सारे उतार चढ़ाव रहे, एक पुलिस इंस्पेक्टर से जीवन की शुरुआत करने वाला व्यक्ति आज भारत सरकार में केंद्र में मिनिस्टर है, ये गजब की यात्रा है। ये कुछ नहीं, बस राजनीति तो मुझे केवल ये समझ में आती है कि मैन टू मैन एंड पीपल टू पीपल कांटेक्ट इज द बेस्ट इन पॉलिटिक्स। जहां हम बैठे हैं इस इलाके से मैं लगातार 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जलेसर से रहा हूं। ये टूंडला विधानसभा का में बैठे हैं हम लोग। इसके बाद राज्यसभा रहा तो भी यही कार्य क्षेत्र रहा। इसके बाद मुझे लगता है कि 15 बार हमारे जिला अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, 14 या 15 बार भारतीय जनता पार्टी इस टूंडला विधानसभा को हारी थी। ये राम लहर में भी हारी थी। आई एम द सेकेंड एमएलए ऑफ बीजेपी। तो मुझे कहा गया कि टूंडला विधानसभा कभी जीती नहीं गई है, आप चुनाव लड़ें। और 4 बार मैं एमपी रह चुका था दोनों सदनों में। तो पार्टी का आदेश था, मैंने माना और इन लोगों ने, टूंडला की महान जनता ने, जहां पे पार्टी हारती है वहीं आपको भेज देते हैं। देखिए, अखिलेश के खिलाफ लड़ने के लिए आपको टूंडला महान विधानसभा की महान जनता ने मुझे 56,000 से असेंबली जिताई, जो 15 बार हार चुके थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश में मंत्री बनाया गया। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यूपी में, क्योंकि मैं दोनों सदनों को 4 बार देख चुका था। 3 बार लोकसभा, 1 बार राज्यसभा। तो मतलब मन आपका यूपी में लगता है। रेल भवन, शास्त्री भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक देख चुका था, और लंबे समय, माने 4 टाइम बहुत होते हैं। जी हाँ। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहली बार गया था और योगी जी के सरकार में मैं 9वें नंबर पे मैंने वोट दी थी। तो 2 ही साल हुए थे, फिर पार्टी ने डिसीजन लिया। जैसे ही सपा बसपा गठबंधन हुआ तो शायद पार्टी ने सोचा कि आगरा जो है दलित बाहुल्य है, दूसरा मुगल रहे तो मुस्लिम बाहुल्य है, और उसमें देहात में एक विधानसभा आगरा में जलेसर है, जलेसर, जो यादव बाहुल्य, करहल के बाद वहां पर है। तो फिर पार्टी का आदेश हुआ कि यहाँ आकर के लड़े आगरा में, तो यहाँ लड़ लिया। फिर हाईकमान ने मंत्री बनाया। लेकिन ये बहुत चौंकाने वाली बात थी कि अभी 22 के चुनाव में करहल भेजा गया। तो वो हम लोग अपने उद्देश्य में सफल हुए, क्योंकि मेरे चुनाव लड़ने से, अब ये जात की बातें हैं तो सच है, मेरे चुनाव लड़ने से ये, अगर मेरी पर्सनैलिटी पे करहल सूट नहीं करती तो हमारे समाज में ये उल्टा संदेश जाता कि भाई अच्छी अच्छी सीटें पर लोग लड़ते हैं और हमें ऑलरेडी भारत में मंत्री, तो यहाँ क्यों भेजा गया। चूंकि इसी इलाके से मैं अखिलेश यादव से 2009 में लोकसभा, 3 महीने बाद उनकी पत्नी से, डिम्पल से, और फिर 14 में उनके भाई से चुनाव लड़ा था। तो इसको ऑब्लाइज महसूस किया हमारे समाज ने कि यह समाजवादी पार्टी के नेता ने पूरे उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में चूज एंड पिक करते हुए सबसे अच्छी विधानसभा, और इतिहास गवाह भी है कि वो लोग जीतते हैं, उसको चुना है। तो
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अमित शाह जी ने और मोदी जी ने फिर अपना सबसे अच्छा कार्य करता। तो चलो एक तो लेबल लग गया कि उत्तर प्रदेश में एक खानदान जो बहुत बड़ा राजनीतिक है उसके खिलाफ, ये कोई साधारण मामला नहीं है। उसके खिलाफ लड़ाया जाता। और भारतीय जनता पार्टी नूरा कुश्ती नहीं लड़ती है कि अखिलेश जी लड़ रहे हैं तो किसी, लेकिन मैं अभी समझ चुका हूं कि एसपी सिंह बघेल एक प्रयोगशाला है, मतलब पार्टी सारे प्रयोग इन्हीं पे कर रही है ना? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। दुनिया की सबसे बड़ी लड़ना तो इनको भेज दीजिए, आगरा लड़ना तो एसपी सिंह बघेल को। अब अगला अब नया ठिकाना कहां बनाने जा रहे हैं आप? नहीं, पार्टी का जो ये कितने बड़े, मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगा। और हम मेरी जलेसर लोकसभा, फिरोजाबाद लोकसभा, टुंडला इलाके के, कि उन्होंने ही राजनीति में कद इतना कर दिया है कि जब 403 सीट पर सबसे टफ सीट पर कोई छाटा गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल बड़ा था, किसी को भी लड़ाया जा सकता था, देश में 10-12 यूपी से मंत्री हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। देखो, हार जीत के लिए नहीं होता, तो मैं उस पर आता हूं कि ये इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। और ये मेरे चुनाव लड़ने से यादव वर्सेस बघेल इलेक्शन हो गया। अब मैं परसेंटेज पे नहीं जाऊंगा कि अगर 1% वोट भी बढ़ता है तो 10-20 सीटों पर अंतर पड़ता है। एकदम, तो हम तो 403 2% से आदमी तो हम पूरा चुनाव हार जा रहा है। हम लोग 403 सीटों पर रहते हैं और संयोग से समाज प्यार करता है। दूसरा, मेरी पर्सनैलिटी पे सूट किया तो समाज ने इसको ऑब्लाइज महसूस किया। नंबर 3 बात, एक दिन उन्होंने गोली चला दी, आपने भी बड़ा कवर किया था उसको। उसके बाद हमारे समाज कह लो या प्रशंसक समर्थकों में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को गांव में घुसने नहीं दिया गया। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ कि मैं तीसरे राउंड में लड़ रहा था, 165 सीटें थी। यदि मैं करहल लड़ने नहीं जाता तो डिम्पल यादव, अक्षय यादव, रामगोपाल जी और बहुत लोग हैं, याद नहीं रहते, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव, ये एक दिन में 5 सभा करके आते तो एक घर के लोग 30 सभाएं करके शाम को लौटते। और 20 दिन में कितनी हो गई? 600। 165 सीटों पर 600 सभाएं होती, माने 3 बार ये हर विधानसभा पे जा पाते। 3 बार जाने पर 500 से 1000 से 1500 2000 वालों को निश्चित तौर से जिता लेते, क्योंकि 3 बार जाने से वोट बढ़ता है, हेलीकॉप्टर जब उतरता है। तो उसमें भी हम सफल हुए। और एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई कि लास्ट में पूरा खानदान करहल आया, जिसमें मुलायम सिंह यादव जी का आना एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। अगर नेताजी का आना एक सामान्य घटना है तो जरा बताएं, क्या टुंडला वो आए? क्या एतमादपुर, टुंडला, जलेसर, सादाबाद या यहाँ सोरों, सकेट, पटियाली, शुकाबाद, जसराना, इवन सिरसागंज, इवन जसवंत नगर वो आए? वो नहीं आए। तो इसका संदेश ये गया, भाई गुरु को, भाई मुलायम सिंह से आपने इतना सीखा नहीं, उसका संदेश क्या गया? वो बहुत राजनीतिक विश्लेषक ने, उसका संदेश ये गया कि अखिलेश यादव चुनाव हार रहे हैं। यदि नहीं हार रहे हैं तो अपने वृद्ध एवं बीमार पिता को क्यों लाए? उनका आना आम बात है, तो जरा और सीटें बताएं। इवन नेताजी अपनी ही लोकसभा के भोगांव नहीं गए जो भाजपा जीत गई, अपनी ही लोकसभा में वो मैनपुरी नहीं गए जो भाजपा जीत गई। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वो, मैं कहना चाह रहा हूं, अगर वहां दोनों जगह चले जाते तो उनका इम्पैक्ट पड़ता। तो इसका बड़ा मनोवैज्ञानिक असर पड़ा कि समाजवादी पार्टी सरकार बनाना तो दूर है, अखिलेश यादव स्वयं जो है करहल हार रहे हैं, वरना 6-6 लोग एक दिन प्रचार करने के लिए नहीं जाते हैं। जो ये कह के गए थे मैं एक भी बार नहीं आऊंगा, तो मैंने कहा था अगर तुम्हें मैंने हफ्ते भर में नहीं बुला लिया तो मेरा नाम एसपी सिंह बघेल नहीं है, तो 5वें दिन वो आ गए। दूसरा, उन्होंने कहा था कि मैं मेरे घर का कोई वोट नहीं मांगेगा, तो मैंने कहा था कि नहीं, तुम्हारे घर के लोग आदमियों से तो वोट मांगना छोड़ो, भैंस बकरी के भी पैर छूते हुए घूमेंगे, तो गाँव घूमे। तीसरा, उन्होंने कहा था कि 1,60,000 से वो जीतेंगे, तो देखिए 1 लाख गायब हो गया। चौथा, उन्होंने ये कहा था कि एसपी सिंह बघेल की जमानत जब्त होगी। वो मेरी जिंदगी का एक बोल्ड बयान है। मैंने कहा था यदि मेरी जमानत, आज की तारीख, स्थान और समय नोट कर लीजिएगा, उस समय यदि मेरी जमानत जब्त हो जाएगी तो अखिलेश यादव थूकेंगे, मैं उसको चाटूंगा। और ये जमानत, यार ये कोई बहुत साधारण बात नहीं है, ये मेरा बोल्ड, बहुत बड़ी कॉन्फिडेंस की बात है। ये जनता के कार्यकर्ताओं के आधार पर मैंने कहा था। और यदि मैं जमानत बचा गया तो फिर वो तय करें कि वो क्या करेंगे, मैं कहां थूकूंगा, फिर कहां चाटा जाएगा। लेकिन रात गई बात गई, मैं जमानत तो बचाऊं, मैं जीतते जीतते बचा। इसके बाद फिर मैंने ये नहीं कहा कि भाई आप उस बयान पे थे, तो वो फिर ठीक नहीं होता। तो हार जीत अलग बात है, मैं यहां भी हारा हूं, मैं कोई चुनाव ही नहीं हारा। मैं हारता हूं जब मैं कुश्ती तगड़ी बांधता हूं, और वो कुश्ती तगड़ी मेरी हाईकमान मुझे बंधवाती है। तो कातिल बहुत जलील हुआ मेरा सर उतार कर, हमने दिलों को जीत लिया जंग हार कर। क्या बात है, क्या बात है। अब हम लोग आ जाते हैं फिरोजाबाद और आगरा में।
फिरोजाबाद से आपका बहुत पुराना संबंध है। अभी आपको क्या लगता है बघेल साहब की यहाँ की जो सबसे बड़ी चुनौती है, जिसको आपने बहुत समय से देखा है, वो उसमें कितना सुधार हुआ? क्योंकि देखिए हम लोग जब पहले आते थे बहुत सारी गलियों में गए, सड़कों में गए। मैं पिछला इलेक्शन भी कवर करने के लिए आया था, लोकसभा भी कवर करने आया था, विधानसभा भी कवर करने आया था। जब बाहरी लड़ाई चल रही थी शिवपाल और परिवार में, तब भी आया था मैं। तो क्या तस्वीर बदली है शहर की? क्या जो हालात थे, पोल्यूशन की हालत बद से बदतर थी। आप नदी को देख लीजिए, उसकी हालत बेहद खराब है। उसके अलावा सड़कें, तो अभी आया तो मैं सड़कें तो मुझे ठीक हाईवेज दिखे, लेकिन क्या शहर के अंदर की सड़कें बेहतर हुई है? अपराधियों पे यहाँ पर क्या नियंत्रण हो पाया है कि नहीं हो पाया? मैं चाहता हूं कि इस पे जरा आप बेबाक अपनी राय रखें। मैं बेबाक ही बोलता हूँ जी। और बेबाक बोलने के लिए देश में जाना चाहता हूँ। आगरा और फिरोजाबाद जैसे एक खूबसूरत औरत की दो आंखें होती हैं, जी जी, ऐसे ही आगरा फिरोजाबाद मेरी दो आंखें हैं। क्योंकि जहां हम बैठे हैं, यहाँ अखिलेश यादव को मैंने 18,000 से हराया है, डिम्पल यादव को 32,000 से हराया है, अक्षय यादव को 31,000 से हराया है। ऐसा कोई बचे ही नहीं है देश में जो टुंडला न हरा हो। अब स्वर्गीय रामवीर उपाध्याय यहाँ 19,000 से हारे हैं, उपदेश खलीफा मेरे से हारे हैं, रघुवर दयाल वर्मा बहुत बड़े नेता थे, वो यहाँ आ रहे हैं, पप्पू एमएलसी यहाँ आ रहे हैं, ओमपाल सिंह निडर यहाँ आ रहे हैं। बाकी मैं नाम लेना नहीं चाहता, बहुत छोटे लोग थे। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैं चुनाव यहाँ जीता भी हूं और हारा हूं, लेकिन राजनीति नहीं हारा। तो मेरी जितनी आगरा लोकसभा के प्रति जिम्मेदारी है, उतनी ही मेरी फिरोजाबाद लोकसभा के प्रति जिम्मेदारी है। क्या बात है। और टुंडला उसका एक अविभाज्य अंग है जो दिल दिमाग जहन में हमेशा रहता है। संभवतः मैं परसों भी टुंडला एक सामाजिक कार्यक्रम में आया था। तो आगरा फिरोजाबाद को राहु, केतु और शनि ये वक्र दृष्टि से देख रहे थे। अच्छा। एक का नाम है टीटीजेड, हाँ, एक का नाम है एनजीटी, हाँ, और एक है माननीय सुप्रीम कोर्ट। हाँ, तो इन दो शहरों ने ये टीटीजेड की बंदिशों की वजह से बहुत नुकसान उठाया है, क्योंकि हम टीटीजेड में आते हैं। जी। तो उसका सुधार हुआ है। कोयले पे आधारित पहले इंडस्ट्रीज थी, तो यहाँ पर गैस आई है। अब यहाँ की डिमांड ये रहती है कि पर्याप्त मात्रा में उनको गेल इंडिया जो है वो गैस दे। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बाध्यताएं अभी हटाई हैं, तो हम एक श्रेणी विशेष में थे। 5,000 वर्ग स्क्वायर गज से ऊपर का कंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रहा था, कोई होटल बड़ा नहीं बन रहा था आगरा में, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं बन रहा था। अब वो बाध्यता हमारी हट गई है। तो एमएसएमई पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार का बड़ा जोर है। और फिरोजाबाद की इंडस्ट्रीज मैं समझता हूँ हैवी इंडस्ट्रीज में नहीं आती हैं, ये एमएसएमई में आती हैं। देश की खुशहाली का रास्ता यदि खेत खलियान से जाता है, तो देश काल परिस्थितियों के अनुसार अब मैं कह सकता हूं कि देश की खुशहाली का रास्ता जो है लघु और कुटीर उद्योगों से भी जाता है। फिरोजाबाद वाहिद हिंदुस्तान का वो शहर है कि स्किल लेबर हो या अनस्किल लेबर हो, पढ़ा लिखा हो या गैर पढ़ा लिखा हुआ, जो इस शहर में आ जाएगा उसको काम जरूर मिलता है। क्योंकि पहले मैं सोचता था कि ये बहुत पहले जब मैं फिरोजाबाद या कभी यूपी की चूड़ी एक मशीन में कांच पड़ता होगा, चूड़ी निकल आती होगी। हमारे मोहनदेव शंखवार यहाँ बैठे हैं, इनका चूड़ी से बड़ा गहरा संबंध है। तो चूड़ी सुनते हैं 70-80 हाथों से होकर के गुजरती है, तब महिला के हाथ में आती है। क्या बात है भाई। तो ये भी बड़ी यस 80 हाथों से जाती है। 80 हाथों? हाँ, कम से कम 80 जगह 80 स्थानों पर जाएगी वो। अच्छा। हाँ, कोई जोड़ता है, जोड़ैया, इसीलिए इतनी नाजुक होती है इतने हाथों से गुजरने के बाद, है ना? है पैकिंग। तो यहाँ पर, और यही अकेला वाहिद वो शहर है कि दुनिया में हमको पढ़ाया गया कि दर्जन 12 की होती है, फिरोजाबाद में दर्जन 24 का होता है। यहाँ का तो यहाँ कोई भाभी जी अगर चूड़ी मंगाएं, वो 1 दर्जन मंगाएंगी तो यहाँ मिलेंगी 24। तो कहेंगे आप मेरे बहुत प्यारे हस्बैंड हैं कि मैंने 1 दर्जन मंगाई और 2 दर्जन मिली। आप देने पहले से दे रहे हैं। हाँ, यहाँ 24 ऐसे ही है ना, यहाँ 24 का दर्जन होता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ 100% जॉब मिलता है। लेकिन चाइना अकेला है जो चूड़ी में नहीं आ पाया। ये जो सैंडलियर्स आप देख रहे हैं, इसका हम केंद्र हुआ करते थे, इसमें चाइना की दखलंदाजी हो गई है। लेकिन चूड़ी एक ऐसी चीज है जिसमें कोई ये मोनोपोली है फिरोजाबाद की, तो यहाँ जॉब मिलता है। तो एमएसएमई की तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिससे फिरोजाबाद भी लाभान्वित है। गैस पाइपलाइंस यहाँ पर हैं, हम मेन रेलवे लाइन पर हैं, दिल्ली हावड़ा वाली पर। हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे हैं, दिल्ली आगरा पे। लेकिन भीड़ बघेल साहब बहुत बढ़ गई। ये
यहाँ ये फिरोजाबाद ने वो झेला है, थोड़ा अंतर महसूस करें कि यहाँ पर पैरेलल गवर्नमेंट कुछ गुंडों की चला करती थी। यहाँ पर उद्योगपतियों से मंथली पैसा लिया जाता था। मैं कुछ लोग अब इस दुनिया में है नहीं है तो उनका नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ। यहाँ ये हालत थी, ये लेबर का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ अचानक एक गुंडा कह लो या सो कॉल्ड लेबर नेता कह लो कि वो 2-3 साल यहाँ अघोषित राज्य उनका चला। मेरी बात से आप सहमत होंगे। और यहाँ पर मंथली पैसा दिया जाता था और वो टैक्स दिया जाता था। बंद हो नहीं, बिल्कुल स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से फिरोजाबाद के उद्योगपति जो व्यापार करना चाहिए, गुंडा टैक्स सब नहीं लगता है। तो यहाँ बहुत बुरा हाल हुआ करता था कि चंदा वसूली होती थी, यहाँ लॉकडाउन हो जाता था और बिल्कुल ऐसा बना दिया था जैसे दत्ता सामंत के समय कभी मुंबई की जो है कॉटन मिलों का जो नाश मारा है, या कम्युनिस्टों ने जो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया हमारा कानपुर कहलाता है जिसको कम्युनिस्टों ने नाश कर दिया। जो भी आदमी जाता था तो या तो कलकत्ता जाता था तो वहां जूट मिल में उसको काम मिलता था, या कोई मुंबई जाता था तो उसको एनटीसी की मिलों में काम मिलता था। आज फिरोजाबाद, अब एनजीटी की भी काफी चीजें ठीक हुई हैं। दूसरा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। तीसरा, टीटीजेड के मामले में भी कुछ राहत मिली है, इसलिए फिरोजाबाद का उद्योग खूब पनप रहा है। और केंद्र और राज्य सरकारें जो है उद्योग बढ़ाने के लिए, उद्योग के लिए मुझे लगता है 3-4 चीजें बहुत आवश्यक होती हैं। एक, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आप देख ही रहे होंगे कि सड़कों का जाल बिछा है पूरे यूपी में, हम केवल फिरोजाबाद की बात ना करें। दूसरा है कि पावर सप्लाई ठीक होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि बिजली बहुत अच्छी आ रही है। तीसरा जो असली चीज है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक होना चाहिए। पहले कोई उद्योगपति आता था तो लोकल गुंडा कहता था लाला ऐसी लगा लोगे फैक्ट्री हमें समझे बिना। पटवारी होता था वो परेशान करता था खसरा खतौनी देने में। तो रेड टेपिज्म होता था जिसको लाल फीताशाही कहते हैं। आज योगी जी ने और मोदी जी ने लाल फीताशाही को समाप्त करते हुए लाल कारपेट बिछा दी है कि चले आओ और उद्योग के लिए करिए। और दूसरी बात ये होती है, इस बात पे बहुत कम मैं मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा, प्राइम मिनिस्टर्स का, कि इन्वेस्टर समिट में बहुत हुआ है। उसके पहले आप आए थे आगरा में, बनारस में, कानपुर में, नोएडा में, तो हमारे टारगेट से ज्यादा हमको इन्वेस्टर समिट मिले। इस बात पे कम लोगों ने अपने वक्तव्य में कहा है। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, अच्छी बात है। दूसरा, बिजली अच्छी है। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। चौथा, रेड टेपिज्म खत्म किया। पांचवी जो मैं महसूस करता हूं कि अब लोगों को लगने लगा उद्योगपतियों को, एक्चुअली क्या यूपी में क्या हुआ सिंस 89, सपा बसपा सपा बसपा सपा बसपा सपा बसपा, तुम सम पुरुष न मौसम नारी और यूपी लूटो बारी बारी। तो अब क्या हुआ कि 14 में जैसे ही प्रधानमंत्री जी के राजनीति में इधर कैंडिडेट होने पे हम 73 एमपी आए। उसके बाद 17 में हमारी 300 से ऊपर की सरकार बनी। फिर 19 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कठिन था, हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि सपा बसपा दोनों के नेताओं में अपने वोट ट्रांसफर करने की क्षमता थी। और वो दोनों एक हो गए, ऊपर से कांग्रेस लोकदल एक हो गया। इसके बावजूद हम 63 एमपी जीते हैं। अब उद्योगपतियों को कॉन्फिडेंस हुआ है। 14 में बीजेपी, 17 में बीजेपी और सपा बसपा जैसे मजबूत गठबंधन के बाद 19 में बीजेपी और 22 में शायद 39 साल बाद सरकार रिपीट हुई। तो अब सबसे ज्यादा उद्योग का माहौल यह बना है कि डबल इंजन की सरकार है, स्थायी सरकार है। अब तवे पे जैसे रोटी पलटती रहती है ऐसे सरकार नहीं पलटेगी। तो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट, अभी कोई उद्योगपति आए अपनी नींव खोद के रखे तब तक सरकार चली गई, क्योंकि इतिहास गवाह है 89 से सरकारें बदलती रही। अब पहली बार हुआ कि 39 इयर्स के बाद भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार हुई है, इसलिए लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसलिए फिरोजाबाद आगरा का भविष्य उद्योग की दृष्टि से बहुत अच्छा है, क्योंकि एक वातावरण बना है। बघेल साहब, हम लोग एक बार राष्ट्रीय राजनीति पे थोड़ी चर्चा करते हैं। इस समय आप लोग का एक विचार ये है कि भाई ज्यादा से ज्यादा मुकदमे सुने जाएं, है ना, बहुत त्वरित गति से कार्रवाई हो, बहुत सारी जगहों पे फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है, वो भी हम लोग देख रहे हैं। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं एक चीज और कि सरकार और जजों के बीच में जो है कुछ न कुछ बयान आते जाते रहते हैं। रोज अखबारों में हम बड़ी बड़ी खबरें पढ़ रहे हैं, कॉलोजियम को लेके रोज खबरें पढ़ रहे हैं, कोर्ट इधर कुछ और कह रहा है, आप लोग की तरफ से कुछ और कहा जा रहा है ना। तो ये क्या है, समन्वय क्यों, मतलब उसमें क्या कमी रह जा रही है? भारत के संविधान में डेमोक्रेसी के 3 पिलर बड़े स्पष्ट हैं जी, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, और तीनों की अपने अधिकार हैं और कर्तव्य हैं और अपनी लक्ष्मण रेखा है। जी जी। चौथा, आप भी
स्तंभ में, अब तो मैं सोशल मीडिया को पांचवां स्तंभ भी कहने लगा। वो भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। बहुत- लेकिन सबकी मंशा एक होनी चाहिए जुडिशरी के मामले में कि जो पेंडेंसी है वो कम हो। जी। अब उसके लिए जजों की नियुक्ति में क्या सुधार हो, उसके लिए कैसे हियरिंग जल्दी हो। जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई कहलाता है। ऐसा न्याय न्याय के लिए कहा जाता है भाई, अगर देर से हो तो जो कोई फायदा देर है हो नहीं। वो है। 10-10 साल से मुकदमे चल रहे हैं। बिल्कुल, कुछ मुकदमे 20 साल के भी हैं, 10 की जगह 20 के भी हैं। मैं कहीं भी जाऊं, मैं इस क्वेश्चन मेरे को जरूर फेस करना होगा कि पेंडेंसी को कैसे कम किया जाए। जी जी। पेंडेंसी के कई कारण हैं। मेरा पार्लियामेंट में बयान होगा, वो एक उसमें आधिकारिक आंकड़े- रूप से अलग आपने होगा, आंकड़े दिए होंगे। आधिकारिक रूप से अलग होगा। लेकिन मैंने मैं कहा आज कि बड़ी आंकड़े ओपन दिए। बात करना चाहता जी, हूँ। जी। पेंडेंसी के काम ये हैं, बहुत बड़े कारण ये, इस समय लगभग 5 करोड़ के आसपास पेंडेंसी है। जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में लगभग 64,000 हैं। जितना बड़ा देश है, ये यूरोप से बड़ा तो यूपी है, जी, जी। जितना बड़ा देश है उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की पेंडेंसी मैं कम मानता हूं। क्योंकि पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने से आदमी डरता था, बचता था, नहीं, समझता खर्च का नहीं भी था। बहुत बड़ा काम है। बहुत अब आप सिपाही को सस्पेंड करो, हाई कोर्ट। जी। प्रमोशन नहीं हो रहा है, हाई कोर्ट। डीपीसी नहीं हो रही है, हाई कोर्ट। ये सड़क नहीं बननी चाहिए, हाई कोर्ट। बघेल साहब जो है, मुझे नहीं, तो आपको ये लगता, नहीं, मैं मुद्दे पे आ रहा हूं। जी। तो ये अब जनता जो है ना बिल्कुल जागरूक है। वो बात बात पे दो भाइयों, एक पेंडेंसी का ये कारण है कि मुकदमे बहुत पंजीकृत हो रहे हैं। नंबर 2 बात, अगर किसी का मुकदमा पहले लिखे नहीं जाते थे, पहले ये भी होता था कि डकैती को लूट लिख दिया, लूट को चोरी लिख दिया, चोरी को गुमशुदगी लिख दिया, और गुमशुदगी वाले को 2 थप्पड़ पड़ के थाने से बाहर हो जाता था। आज ऑनलाइन एफआईआर हो रही है, धारा 156(3) में मुकदमे पंजीकृत हो रहे हैं। हम लोग जितनी देर बात कर रहे हैं, देश के हर थाने में कोई ना कोई वादी बैठा होगा तहरीर लेकर के। जी जी। लेकिन अदालतों के डिस्पोजल उतने नहीं हो रहे होंगे। तो इसलिए बहुत अच्छा, जजेज एक दिन में 40-40 केसेस को देख रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुकदमे बहुत पंजीकृत हो रहे हैं। जैसे पहले 50 गांव के बीच में कभी 10-20 साल में कोई लड़की भागती थी। अब मेरा कोई दिन ऐसा नहीं है, मेरी बात से आप लोग सहमत होंगे, जिस दिन कोई लड़की भागने वाला पिता मेरे घर पे ना बैठा हो। ये 363-66 के मुकदमे। पहले हो सकता है हमारी दादी नानी भी थोड़ी बहुत, हो सकता है उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ हो, लेकिन शादी नहीं टूटती थी। अब जरा सी बात पे, मैं जब राजनीति में आया तो एक भी फैमिली कोर्ट आगरा में नहीं था। आज आगरा में 4 फैमिली कोर्ट हैं, और मैंने अभी परसों पता किया, प्रत्येक कोर्ट के पास कम से कम 4,000 मुकदमे हैं। बाप रे। हिंदुस्तान में 12 लाख मुकदमे फैमिली कोर्ट में विचाराधीन है। देखो, ये मैं बड़ा विस्तृत आंसर दे रहा हूं जी, जी, पेंडेंसी का। जी जी। फिर ये तो कारण है, मैं निवारण की भी बात करूंगा। जी जी, निवारण की बात। दूसरी बात, पहले हम 6 भाई थे, हमारे 2 भाइयों की डेथ हो गई, हमारे जमीन के बंटवारे नहीं हुए। अब इधर शादी हुई, उधर बंटवारा, संपत्ति के मुकदमे चल रहे हैं। पहले लड़कियां अपने अविभाज्य संपत्ति में नहीं मांगती थी। जी। मैं नहीं कहता था कि वो अच्छा करती थी, लेकिन आज हमारा नियम ऐसा है कि लड़की का भी, जैसे हम 6 भाई और 1 बहन है, मेरी बहन का मेरे पिताजी की संपत्ति पे उतना ही अधिकार है जितना मेरा है। ये अलग बात है कि वो रक्षाबंधन पे 1100 रुपए लेके खुश हो जाती हैं, लेकिन अब महिलाओं में जागरूकता आ गई है। ये प्रॉपर्टी के मुकदमे भी सही बहुत। बात है। तीसरी बात कि 38 साल की उम्र में मैंने पहली बार चेक मेरे हाथ में आया था। जी। क्योंकि जब मैं पुलिस में था, तनख्वाह हमको कैश मिलती थी, हम खर्च करते थे, और इतनी ही होती थी जितनी में गुजारा हो पाता था। फिर ये आने लगी, अपनी बैंक में आने लगी, तो चेक बुक 38 साल की उम्र में मैंने पहली बार देखी। लेकिन आज चेक बाउंस के हजारों मुकदमे हैं, कॉमर्शियल कोर्ट में हजारों मुकदमे जी, हैं। जी। तो लोगों की जागरूकता एफआईआर को पंजीत करा रही है। लेकिन इसका निवारण यह है, मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि पिछले बजट में 7,000 करोड़ जी। उन्होंने ई कोर्ट मिशन जो हमारा है उसके लिए स्वीकृत किए हैं। तो अब ई कोर्ट खुलेंगी, ई फाइलिंग होगी, वर्चुअल हियरिंग होगी, आपको फास्ट आने ट्रैक की कोर्ट जरूरत हो नहीं गए। हाँ, कोई जरूरी नहीं है। अतीक अहमद का डर उनको सता रहा है। कल मैं उनका बयान पढ़ रहा था कि मुझे जो है गुजरात से यूपी ना लाया जाए, और लाया जाए तो बीएसएफ के द्वारा लाया जाए। अब देखिए, पाप बोल रहे हैं चिल्ला चला के। तीसरा, उन्होंने कहा कि मेरी वर्चुअल हियरिंग यहीं से कर दी जाए। तो अगर वर्चुअल हियरिंग की सुविधाएं हम ना देते, हाँ। ये 7,000 करोड़ नहीं देते, तो ई कोर्ट होगी, ई फाइलिंग होगी, वर्चुअल नहीं, हियरिंग उनको होगी। लग रहा है ना, डर ये लग रहा है कि गाड़ी कहीं पलट ना जाए।
वीडियो कॉन्फ्रेंस, नहीं अब पहले आएंगे उसमें भी आएंगे, नहीं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हाँ। हियरिंग हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है, आज मैं पहली बार इतना ओपन पेंडेंसी पर बोल रहा हूं। जी जी। सबसे बड़ी बात यह है कि हर राज्य की एक ट्रांसफर पॉलिसी है। सपोज आज यहां पर एक मुकदमा कायम होता है जी। और किसी थानेदार को उसका आईओ बनाया जाता है और वो यहां फिरोजाबाद में 3.25 साल से है, तो 3 महीने बाद उसका ट्रांसफर हो जाएगा। कोर्ट में जब हियरिंग होगी तब वो रेंज के बाहर होगा, तो जैसे ही उसको एविडेंस के लिए बुलाया जाएगा तो एक मेल आता है, ड्यू टू द लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम अनेबल टू अटेंड द कोर्ट, नेक्स्ट डेट दे दी जाए। लॉ एंड ऑर्डर यूपी में रहता है, होली, दिवाली, दशहरा, बकरीद, ईद, मुहर्रम, एक चीज और पूछना उसके रेमेडी क्या है? उसकी रेमेडी है। मैं इसमें यही चीज मैं ये चाहता हूं कि ऐड करना चाह रहा हूं, एक सवाल मेरा ऐड जी, करके। जी। क्या है ये जो डेट की समस्या है ना भाई, जो आदमी परेशान है, जैसे अतीक अहमद का ही मुकदमा आप देख लीजिए, हैं पिछले 10 सालों से अतीक अहमद का मुकदमा चल रहा है। बहमी कांड का भी जब आया है, तो पूनम देवी वाला, तो मैं आपसे आस्था कांड का भी नहीं आया। नहीं, आप सर इसको भी तो समीक्षा करने की जरूरत इसकी है। समीक्षा हम ये कर रहे हैं। हाँ। अब हमारी कार्यकाल में शुरू हुआ है, मोदी जी के कार्यकाल में जी। शुरू हुआ है कि अब कायमी मुकदमा, ये मैं पुलिस में रहा हूं इसलिए मैं इतना अच्छा जवाब दे पा रहा हूं। कायमी मुकदमा वाले हेड मॉडरेटर को बुलाया जाएगा। कोई अगर कट्टा बरामद हुआ है तो 3 पार्टियों ने दबिश दी, फिर वो राइफल बरामद की, फिर हर पार्टी के 4-4 सिपाही, 16 लोगों के दस्तखत होंगे फर्द पे, फिर 16 लोगों को हियरिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब 16 लोग उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह होंगे। जब तक आखिरी विटनेस नहीं हो जाएगी तो वो मामला नहीं। अब क्या होगा, अब जैसे कोई झगड़े का मुकदमा है, हाँ, जी। डॉक्टर ने रिपोर्ट लिखता, ऑल द इंजरीज आर सिंपल इन नेचर, कॉज बाई ब्लंट और कॉज बाई शार्प ऑब्जेक्ट और फ्रैक्चर इन टिबिया फिबुलर एटलस या रेडियो अल्ना। अब उसको कोर्ट में आना पड़ता है कि ये मैंने, क्या उसको पता ही है मैंने मोहनदेव शंखवार का या एसपी सिंह बघेल का डॉक्टरी मुआयना 3 साल पहले किया था, उसकी राइटिंग में। अब वो गोरखपुर से, बनारस से, इलाहाबाद से वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा बताएगा, यस दिस इज माई राइटिंग और ये मैंने मेडिकल। अब ये आना जाना बचेगा। तो अगर मुझे यहां से, अगर आप आगरा से मुझे मेरा ये वीडियो के द्वारा इंटरव्यू ले लेते तो बचता ना, नहीं लेते ही हैं, समय बचता, समय पे लेते हैं तो भाई। अब क्या होगा, क्योंकि हम आपके शहर में आए हैं ना, यस, इसलिए हम आपको बुलाए। नहीं मैं आपसे मिलना भी चाह रहा था। मित्र हैं आप हमारे, लखनऊ में भी और दिल्ली में भी। जी, जी। तो अब क्या होगा कि आईओ जहां भी होगा वहां से गवाही दे देगा, डॉक्टर जहां भी होगा देश में वहां से गवाही दे देगा, इवन छुट्टी पे होगा तो वहां से दे देगा। जी, जी। तीसरा, कायमी मुकदमा करने वाले सारे जो हैं वो वहीं से। तो अब पेंडेंसी में कमी आएगी। बहुत बढ़िया। ये हमने जो ये अतीक की बात आपने जो कही, और उसमें जो मेरा सवाल था कि 10 साल से अतीक अहमद का मुकदमा चल रहा है। ये मुकदमा मुझे याद है राजू पाल की हत्या जब हुई थी, कितना दिन हो गया है। और ये भी वाकई इसको भी समझने की जरूरत है कि जैसे सरकार चेंज हुई, वो मुकदमा फिर किसी और दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है। पहले पुलिस जांच कर रही होती है, फिर वो विजिलेंस, वो क्या नाम है, सीबीसीआईडी जांच करने लगती है। ये सारे जो प्रोसेस हैं मंत्री जी, आपको लगता नहीं है कि ये प्रोसेस जो है चीजों को उलझा के एकदम फंसा देते हैं? सुधार की आवश्यकता है। हाँ। एक और बात बताऊं जी। अभी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कहने पे बहुत राहत मिली है वादी को। जैसे मैं एक रसूखदार आदमी हूं, मैंने कोई झगड़ा किया, पहले तो मैं एफआईआर नहीं होने दूंगा, हो जाएगी तो, और आईओ ने कहा कि नहीं आपको जेल जाना होगा, तो मैं उसको दूसरे सर्किल में ट्रांसफर कराऊंगा। दूसरे वाले ने भी, आईओ ने कहा कि नहीं सर मैं एफआईआर नहीं लगा पाऊंगा, तो मैं दूसरे जिले जाऊंगा। ये नेता कराते रहे। फिर दूसरे जिले वाले ने भी कहा तो मैं दूसरी रेंज में ले जाऊंगा, जी, जी। ये डीआईजी कर देंगे। हाँ, हाँ। दूसरे रेंज से भी मुझे राहत नहीं हुई तो मैं दूसरे जोन में जाऊंगा। जी जी। इसके बाद मैं सीबीसीआईडी में जाऊंगा, एसआईएस के लिए जाऊंगा। जी, जी। अब ये पेंडेंसी कर रखी फालतू जी, की। जी, जी, जी। अब कह रखा है कि अभियुक्त के कहने पे कोई मुकदमा ट्रांसफर नहीं नहीं होगी, ये भी पेंडेंसी को कम करेगी। दूसरा, मुझे लगता है कि वादी, और आज मुझे मेरा बड़ा मन ये कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की पेंडेंसी कम है, हाई कोर्ट में 40-45 लाख है, सारी पेंडेंसी लोअर कोर्ट की है। और लोअर कोर्ट की पेंडेंसी क्या है, ये देश गांव का देश है। लोअर कोर्ट की पेंडेंसी है धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 324, 325, 307, 308। 90% मुकदमे ये हैं। गोबर के झगड़े, पंदारे के झगड़े, खेत के झगड़े, खलियान के झगड़े। अभी होली आ रही है ना, कहोगे कि ये प्यार सौहार्द की है, आप और इस पर रिसर्च करिएगा। जितना पूरे महीने में मुकदमे कायम होंगे उतने होली के 5 दिन में कायम होंगे। जितने पूरे महीने में एक्सीडेंट होंगे उससे ज्यादा होली पर होंगे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अब
मैं आपके चैनल के माध्यम से कई लोगों से पूछूंगा, अपने आप से पूछो कि क्या आपके गांव में कोई धारा 323, 504, 506, 324, 325 के सजा याफ्ता है? गांव के गांव हैं जिसमें सजा याफ्ता नहीं हो, गांव के गांव हैं जिनसे हर महीने हर साल 10-12 मुकदमे थाने में कायम होते हैं। क्या होता है, वादी और मुलजिम के बीच में पंचायतें होती हैं, नेता लोग बैठते हैं या पैसा लिया जाता है या अथवा ये हो जाता है। ये पेंडेंसी को बढ़ा रहा है, ये पेंडेंसी को बढ़ा रहा है। अगर वो क्या होता है, मुलजिम गवाही देने से बचता है, इसलिए बचता है कि मेरे समझौते चल रहे हैं, मेरे समझौता होने की पूरी उम्मीद है। ये भी पेंडेंसी को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। और बताइए कि गुजरात से इनको ट्रांसफर कराने के लिए क्या कर रहे हैं, मतलब उसमें भारत सरकार का कोई रोल है? जुडिशरी अपने आप में इंडिपेंडेंट है। उस मुकदमे का जो आईओ है वो ट्रांजिट रिमांड तो मांगेगी, क्योंकि ट्रांजिट रिमांड तो लेना ही पड़ेगा। जो भी अब एक बिहार में सरेंडर हो गया है, एक बिहार में सरेंडर हो गया। दूसरी बात ये होती है, देखिए आप मुझे ये बताइए कि आईपीसी, सीआरपीसी, मतलब आप कहना चाहते हैं, मैं कहना ये चाहता हूं कि अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश लाया जाएगा, मैं ये सुनना चाहता हूं आपके मुंह से। जुडिशरी के अपने नियम है कि अभियुक्त को सामने पेश करना पड़ता है, ठीक है। और एक और है कि भारत का न्याय ये कहता है कि अभियुक्त को अपनी सफाई का भी मौका मिलना चाहिए, एकदम सफाई का भी मौका मिलना चाहिए। अब वो पता नहीं क्यों डर रहे हैं। अच्छा, क्या होता था 40 साल से जिन लोगों को ना सुनने की आदत ही नहीं थी, उमेश पाल ने ना कहा हम गवाही देंगे, तो ये विपक्ष की सरकारों के आपराधिक कूड़े पे पनपे हुए कीड़े हैं। अब इन कीड़ों का योगी आदित्यनाथ मसल रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा दर्द हो रहा है। एक बात और बता दूं कि कई बार वादी या उसके घर वाले डिमांड करते हैं कि इनकाउंटर होने चाहिए। इनकाउंटर कोई शब्द ही नहीं है कानून में। आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, पुलिस रेगुलेशन में इनकाउंटर शब्द नहीं है। जी। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अरविंद चतुर्वेदी को भी उतना है जितना मुझे है, जितना पुलिस ऑफिसर को। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस दो होता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन प्रॉपर्टी। जैसे मेरे घर में मैंने देखा कि कोई नकब लगा के आधा अंदर घुस के चोरी कर रहा है, मैं उसकी गर्दन काट सकता हूं, क्योंकि वो मेरे घर में घुस के चोरी कर रहा है, ये संपत्ति का है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो वहां से भागे और मैं हरी पर्वत पे जाके उसको गोली मारूं, ये मर्डर है। दूसरा, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बॉडी, मुझे जान से मारने की नियत से किसी ने फायर किया तो मैं कॉमन, ये जो आप लोगों को लाइसेंस मिलते हैं, फिरोजाबाद तो यूपी में सबसे ज्यादा लाइसेंस है, तो उसमें क्या लिखते हो? फिरोजाबाद, मैनपुरी और एटा, तो उसमें क्या लिखते हैं हम अपने आवेदन में? आत्मरक्षार्थ। जी। या शादी में हर्ष फायरिंग किसी ने लिखा है? हाँ। आत्मरक्षार्थ मुझे। अच्छा, उसका भी मुकदमा कितने सारे दर्ज हो गए? होनी चाहिए वो तो, हर्ष फायरिंग के तो होनी चाहिए। उसके अलावा एक और मामला आ गया है, जब लिखा जाता है कारण क्या है, तो उसमें लिखा जाता है आत्मरक्षार्थ। तो आत्मरक्षार्थ क्या आप अपने कंधे पर टांगने के लिए हैं? आप उसका इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब आप किसी को मार भी सकते हैं जब आपको कोई। तो ये जो इनकाउंटर है, इनकाउंटर कोई शब्द ही नहीं है। जी। मैंने बड़ा गहन अध्ययन किया, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी एंड पुलिस। ये पुलिस इंगेजमेंट है। जब कोई व्यक्ति जैसे किसी को पकड़ने के लिए गए और वो जान से मारने की नियत से पुलिस पे फायर करता है, चूंकि पुलिस प्रोफेशनल है, चूंकि पुलिस का निशाना ठीक है, चूंकि पुलिस ट्रेंड है, इसलिए कुछ लोग मारे जाते हैं और पुलिस भी घायल होती है और कुछ लोग भाग जाते हैं। तो ये इनकाउंटर की डिमांड लोग करते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि इनकाउंटर की डिमांड आप नहीं करते, ये तो परिस्थितियों बस इनकाउंटर हो जाता है ना, इनकाउंटर होगा, परिस्थितियों। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में पुलिस मारेगी अपनी रक्षा। नहीं, वो तो वही पुलिस तो रक्षा कर ही रही है, वो तो दिख रहा है एकदम, उसमें कोई शक नहीं है। मुझे मंत्री जी ये बताइए कि ये जो जजों वाला टकराव मैंने पूछा, आपने धीरे से पूरा सवाल ही गोल कर दिया और आ गए आप, मैं लक्ष्मण रेखा जानकारी मैं लक्ष्मण रेखा बिल्कुल नहीं पार करूंगा और मैं आज आपको कोई ब्रेकिंग न्यूज जुडिशरी संबंधी नहीं दूंगा। लेकिन उनके साथ मेरा ये कहने का मतलब कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उनके साथियों द्वारा लिखित संविधान में बहुत स्पष्ट सबके अधिकार दिए हुए हैं। किसी को भी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आप ये कहना चाहते हैं कि किसी को भी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, है ना? कई बार तो लगता है कि पार्लियामेंट सर्वोपरि है। कल का आपने देखा प्रिविलेज मोशन में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में किस प्रकार से एक आईएएस माफी मांग रहे हैं। तो फिर देखिए विधायिका के अधिकार देखिएगा। मैं स्पीकर साहब का धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये जो बेलगाम ब्यूरोक्रेसी जो नहीं पढ़ते हैं कि प्रोटोकॉल क्या चीज होती है, तो कल देखा ना सबने। मैं तो इसका स्वागत करता हूं। मैं मंत्री जी ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि ये जो कॉलोजियम को लेकर इतना ज्यादा बातें हो रही हैं
उसमें आपका क्या सुझाव है? मैं सुझाव पूछ रहा हूं। नहीं नहीं, मैं इस विषय में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। और मतलब आप ठीक मानते हैं, अच्छा मानते हैं, बढ़िया मानते मैं हैं? इसमें कुछ भी नहीं बोलूंगा कॉलेजियम पर। अच्छा, ठीक है, नहीं बोलेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अब जो है, क्योंकि आगरा अब आपका घर है, ठीक है ना, फिरोजाबाद आपका घर है, टुंडला आपका घर है, एटा, इटावा, मैनपुरी भी मैं आपका घर ही सब मानता हूं, ठीक है ना। एक तो नई करहल भी गोद ले हाँ, रखी है। करहल भी आपने गोद ले ही लिया है। मुझे अब ये बताइए कि जो अगला क्या बोलता है चुनौती होगी, क्योंकि आप तो प्रयोगशाला हो गए हैं, कुछ भी नया होता है तो एसपी सिंह बघेल को दे दो, है ना। फिरोजाबाद लड़ना है एसपी सिंह बघेल को, आगरा लड़ना है एसपी सिंह बघेल को, करहल लड़ना है, मैनपुरी लड़ना है, कहीं भी लड़ना है। जलेसर भी जो नेताजी हाँ, ने दी जलेसर थी, भी, हाँ जी। वो अच्छी सीट नहीं थी। हाँ वो अच्छी सीट नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ। जिस समय मैं 98 में चुनाव लड़ा हूं, जी जी। तो आगरा मंडल में 7 लोकसभाएं थी, तो 6 बीजेपी जीती थी। आगरा रावत जी, एटा महादीपक साग बीजेपी, फिरोजाबाद प्रभुदयाल कठेरिया बीजेपी, अलीगढ़ शीला गौतम बीजेपी, मथुरा तेजवीर सिंह बीजेपी और हाथरस दिलेर साहब बीजेपी। जी, जी। मैं ठीक गिना रहा हूं ना। और जलेसर में एसपी सिंह बघेल समाजवादी पार्टी। यही तो हुआ ना। तो वो भी सीट अच्छी नहीं थी, लेकिन जनता अच्छी बना देती है। मैं धन्यवाद आप देना ऐसा माहौल चाहूंगा। बना देते हैं कि जीत नहीं, जीत हो माहौल जाती नहीं है ना। मैं थोड़ा, नए बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं राजनीति के लिए। मेरे को एक दिन पूछा गया दिल्ली में कि आखिर अलग अलग सीटों से कैसे जीत जाते हो, हाँ। फार्मूला बताओ। जी। तो इतना छोटा फार्मूला है। आपके माध्यम से अगर किसी बच्चे को अच्छा लगा और भविष्य में अच्छा नेता मिल गया तो आज का इंटरव्यू ठीक है। कुछ नहीं करते हम तो। ये बड़े नेताओं का काम है, एक्सप्रेस हाईवे, चांद पे जाना, मंगल पे जाना। हम तो छोटी मोटी सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक का लाइसेंस, विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन, और जिसका मैं माहिर हूं, शादी ब्याह, 13वीं भागवत कथा, रसिया दंगल कव्वाली, कुआ पूजन, एकादशी का व्रत का उद्यापन, एजुकल टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मतलब ये यहाँ कौन, अगर, अच्छा आप बताओ, अगर किसी क्या का नेता बनना है ना। नहीं शंकवार, क्यों? मैं अपने राजनीतिक जीवन में आपके यहाँ दुख सुख में आया, पंडित जी आपके यहाँ मैं शादी में आया, बल्लू आपके यहाँ बर्थडे में आया, मेरे तो यहाँ पे गवाह ही मिल गए। और जो हनुमान जयंती करते हो हर बार आता, अब बहन की शादी में आया तो मैं आता हूँ। भाई जिसके यहाँ नहीं आया वो अपना अर्जी लगा दे यार बघेल साहब के यहाँ, वो कोई बुलाया नहीं होगा उसने। और रात को आखिरी मैंने परसों सुबह 3:45 कार्यक्रम किया है। बताइए। और मैं 26 साल से दिन में नहीं सोया हूँ, क्या बात। 26 साल से। और 3 बार का खाना मैंने अपने घर में नहीं खाया है। तो राजनीति, अब 8 बजे मैंने वाइफ के साथ ब्रेकफास्ट किया, ये तो हो जाएगा। अब इस समय बज रहा है जो भी टाइम, अब मैं लंच के टाइम फिर घर पे जाऊं। जी। इसके बाद सुनते हैं हाई टी पीते हैं बड़े लोग 3 बजे बीबी के साथ लॉन में बैठ के, तो मैं हाई टी पीने के लिए 3 बजे अपने घर फिर जाऊं, फिर 9 बजे डिनर पे आऊं। तो क्या सेवा हो पाएगी? सेवा नहीं हो पाएगी। सही बात है, सही बात है। कम से कम 16-17 घंटे लोगों को काम करना चाहिए। चाहिए। अभी देखिए ऐसा है कि अब आपकी नए प्रयोगशाला का इंतजार कर रहे हैं। पूरा देश इस समय जो है ये आपके इंटरव्यू को देख रहा है कि कैसे आप नहीं 24 में देखिए हम सबसे कठिन चुनाव को झेल के आ गए 19 वाला। जी। मैं आपको बता दूं, मैं कुछ लोकसभाओं का नाम लूंगा तो वहां भाजपा के प्रत्याशी थोड़ा बुरा मान जाएंगे, जाने दीजिए, फिर छोड़ वो दीजिए। थोड़ा सा बुरा मान जाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि 8-10 सीटों पर चुनाव होगा, शेष पे नहीं होगा। टोटल भाजपा जीतेगी, नहीं तो आपने लगा दिया ना अब तो। क्योंकि सपा बसपा का तो गठबंधन अब नहीं है। 16 सीटों को और देखिए। बहन जी बात की उत्तर पक्की है। उत्तर प्रदेश की हर लोकसभा पे 1 लाख वोट ट्रांसफर किया है। तब समाजवादी पार्टी को 1-1 लाख वोट कन्नौज पाने के बाद डिंपल जी हार गई। 1 लाख से ऊपर बदायूं में बीएसपी का वोट पाने के बाद धर्मेंद्र यादव हार गए। और इसी फिरोजाबाद में 1,05,000 विश्वदीप सिंह को मिले थे। ये अलग बात है, मैं 2,20,000 बीएसपी से पाया था, लेकिन लास्ट बीएसपी 1,05,000 पाई। अगर 1,05,000 अक्षय यादव वोट पाने के बावजूद भी चुनाव हारे हैं तो अब तो गठबंधन नहीं है। मतलब सिंपल सी बात है। आप पक्के हैं कि मैं गठबंधन नहीं होगा। मैं सांख्य की 2 और 2 राजनीति में 4 नहीं गठबंधन नहीं होगा ना, अब यही कहना चाह रहे हैं आप। गठबंधन के बारे में तो मैं कहना चाहूंगा कि चचा चाणक्य ने बहुत साल पहले कहा था कि यदि कोई राजा बहुत लोकप्रिय होगा तो दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर, बहुत अच्छा शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुरभिसंधियां हुआ करेंगी। इस पूरे वाक्य की जान है दुरभि। जी जी, समझ। तो ऐसी दुरभ संधि सपा बसपा की हुई जो एक दूसरे की जान लेने को तैयार थे, उन्होंने किया। लेकिन जब ये सिद्धांत और मैंने आपके ही सामने कहा था, आप याद करो अपने आप को, मैंने
बनारस में ये कहा था कि आज की तारीख, स्थान और समय नोट करो। ये एमपी के चुनाव के बाद बहन जी एक पीसी बुलाएंगी और कहेंगी अखिलेश यादव ने हमसे तो वोट ले लिया लेकिन हमें नहीं दिया, मैं गठबंधन तोड़ रही हूं। तोड़ा? गठबंधन जब था तो बहन जी के 10 एमपी हैं और गठबंधन नहीं है तो बहन जी का 1 एमएलए है। अब सोच लीजिएगा। और इसका दूसरा रूप लो, गठबंधन था तो भी धर्मेंद्र यादव जी को बहुत बढ़िया चूज एंड पिक सीट बदायूं पर, श्रीमती डिंपल यादव जी को कन्नौज में और अक्षय यादव को, जहां हम ये अपना सेमिनार कर रहे हैं, यहां से हटना पड़ा। अब गठबंधन नहीं है। तो हम ये बघेल साहब उम्मीद करेंगे कि आप जो है प्रयोगशाला की जो है एक धुरी बने रहेंगे, नए नए प्रयोग होते रहेंगे। मुझे लगता है आपको कहीं से कुछ इशारा तो नहीं मिल गया मेरे बारे में? हम बता देंगे, तो आपको पहले बता देंगे, इतनी जानकारी तो हो जाती है। केंद्र सरकार की आप अंतापुर में इतनी जानकारी तो हमें हो जाती है। केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, जी, मोदी जी का व्यक्तित्व और कृतित्व, राज्य सरकार की योजनाएं और मुख्यमंत्री जी का लॉ एंड ऑर्डर, ये स्वर्ण युग है। और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो परिश्रम की पराकाष्ठा से पसीना बहा रहे हैं, इससे 2024 में कमल खिलेगा। चलिए भाई, हम लोग बघेल साहब को धन्यवाद देंगे जिन्होंने अपना इतना कीमती समय निकाला, लेकिन इन्होंने मेन मुद्दे की बात धीरे धीरे, वो पक्के मजे हुए नेता हैं और इतना लंबा इनका चूंकि राजनीतिक अनुभव है, तो आप इनको जो है बातों में फंसा नहीं सकते, है ना। प्रेम में भले ही कुछ कहते हैं लेकिन बातों में आप फंसा नहीं सकते। हम तो इनको यही बधाई देंगे कि भाई ये और ऊंचाई पे जाएं, क्योंकि इनका जो राजनीतिक सफर है वो बड़ा ही अद्भुत है और पुलिस का भी सफर है इनका कमाल है। और इस बार इत्तेफाक की बात है कि वैलेंटाइन डे में इनकी लव स्टोरी भी हम लोगों ने सुनी, वो भी कमाल की है। उस पर भी कहना चाहूंगा, जो लोग प्यार करें उसको शादी में तब्दील करें। क्या बात है, इतने सारे हैं। और ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वही मुकदमे पंजीकृत होंगे और वो हमारी पेंडेंसी को बढ़ाएंगे। नहीं, एक मुकदमे और बढ़ा रहे हैं ना, 3 तलाक वाले, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, हैं? 3 तलाक के इतने मुकदमे दर्ज हो गए हैं, जिसकी वजह से हजारों की संख्या में तो उसके मुकदमे दर्ज हो गए हैं। एक तो ये भी होने लगा है कि जैसे ही किसी को लगता है कि कोई बात है तो रिट बहुत हो रही है जी। इसके लिए अब एक पंजीकृत, समझता हूं कि माननीय अदालत अब जुर्माना भी करने लगी है। बेवजह की बहुत सी सारी रिटें होती हैं, बहुत सारी यही काम ही कर रही हैं खाली। हाँ, केवल रिट करते हैं। तो चलिए, हम लोग बघेल साहब उम्मीद करेंगे कि अगली बार हम लोग जब मिलेंगे तो कॉलोजियम पे भी आपके पास जवाब होगा, जजों की तलखी पे भी आपके पास जवाब होगा। आप उस बार चुप नहीं रहेंगे, मुझे उम्मीद है। ये देखिए, बात के आप पक्के आदमी हैं, है ना, लेकिन इस बार आपने धीरे से जो प्यार से हमें मना कर दिया। लेकिन सबका मूल उद्देश्य होना चाहिए कि लोगों को न्याय मिले, चाहे वो कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो या मीडिया हो। आपकी वजह से भी तो बहुत न्याय मिलता है। नहीं। कई बार हम लोगों की सिफारिशों पर उतना एक्शन नहीं होता है जितना आपकी ब्रेकिंग न्यूज से होता है। तो लोगों को न्याय दिलाने में ब्रेकिंग न्यूज मांग रहा हूं, आप दे ही नहीं। लोगों को शोषित, पीड़ित, वंचितों को न्याय दिलाने में इस देश की मीडिया का बड़ा योगदान है। नहीं तो मैंने यही कहा ना कि ब्रेकिंग न्यूज मांग रहा हूं। हर मुख्यमंत्री अपने चैम्बर में फाइल करते हुए उसका सोल्यूशन निकल जाएगा। म्यूट पर 2-3 खबरों को देखते हैं और नीचे जो पट्टी चलती है ना, ये हुआ, उस पर तुरंत एक्शन हो जाता है। इंटेलिजेंस बाद में सूचना देती है, आप लोग पहले सूचना देते हैं सरकार को। अब देखिए, अब वो तो खैर आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप प्रदेश में भी हैं, देश में भी हैं और विश्व में भी मैं मान चुका हूं कि हैं, तो इसीलिए मैं ब्रेकिंग न्यूज मांग रहा हूं। खैर आप नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि अगली बार हम लोग जल्दी मिलेंगे। और अगला जो सेशन है वो भी बहुत ही शानदार है। यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे हमारा पैनल बात करेगा। कम से कम बघेल साहब के सहयोग से क्या काम हो रहा है हम भी जाने, देश भी जाने, प्रदेश भी जाने। उसके अलावा ऐसी कौन कौन से मुद्दे हैं, चुनौतियां हैं जिसका जो है समाधान होना बहुत जरूरी है। तो चलिए, थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अरविंद जी, आपसे आग्रह करूंगा एसपी सिंह बघेल साहब को सम्मानित करें। साथ ही सुपर ग्लास वर्क से सुदीप चंद्र चतुर्वेदी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आग्रह करूंगा सुदीप जी आप मंच पर आइए और एसपी सिंह बघेल साहब आपसे आग्रह करूंगा सुदीप चंद्र चतुर्वेदी जी का सम्मान करें। हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर्स किया है, प्लीज चतुर्वेदी जी प्लीज आए। देखिए, नेता और व्यापार का साथ बड़ा गहरा होता है और मीडिया का व्यापार का साथ ना हो तो फिर तो कैसे काम चलेगा, है कि नहीं। और कौन है, और कोई है,
भाई बघेल साहब यहाँ से निकल जाएंगे डॉक्टरों के बीच में, फिर मिलेंगे नहीं। हरिओम शर्मा आचार्य जी से आग्रह करूंगा मंच पर आए। आइए हरुण जी प्लीज कम। हेमंत अग्रवाल बल्लू जी से आग्रह करूंगा मंच पर आए। मयंक भटनागर जी से आग्रह करूंगा मंच पर आए। डॉक्टर सुकेश यादव जी से आग्रह करूंगा मंच पर आए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए हमारे खास मेहमानों का। कुमार डेयरी से अश्विनी कुमार जी से आग्रह करूंगा मंच पर आए।